मठ लेन के मोड़ पर आते ही किशोरी अचानक रुक गया। अरे धत, तारानाथ का प्रिय ब्रांड का सिगरेट ही तो लेना भूल गया। एक काम करो, तुम आगे बढ़ो, मैं लेकर आता हूं। ये कहकर वो दौड़कर मोड़ की दुकान से एक पैकेट पासिंग शो खरीदने चला गया। मेरे तारानाथ के घर के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देते ही दरवाजा खोला एक अधेड़ उम्र के अपरिचित व्यक्ति ने। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो आप ही किशोरी सेन हैं। तो आपके दोस्त कहाँ हैं? मैंने कहा, मैं उसका दोस्त हूँ। किशोरी गया है मोड़ की दुकान पर। आप वो तारानाथ जी कह रहे थे आप लोग आने वाले हैं। जी, मेरा नाम जितेंद्र तालुकदार है। मैं पास के मोहल्ले में ही रहता हूँ। इतने गुणी इंसान के साथ मिलना किसे अच्छा नहीं लगेगा बताइए। बहुत मजेदार इंसान है तारानाथ जी। अच्छा अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, एक नीला गणेश जुगाड़ करना है, देखता हूँ कहाँ मिलेगा। मेरे मुंह पर जैसे इन बातों को मारकर उस सज्जन ने विदाई ली। दरवाजे के अंदर देखा, इतने में तारानाथ आंगन में आकर खड़े हुए हैं। चेहरे पर वो ही रहस्यमय मुस्कुराहट। मुझे देखकर बोले, अरे आज भी तुम लोग बरसाती नहीं लाए। लगता है तुम्हारे लौटने के समय आगम तंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। उफ। उनकी बात सुनते ही आसमान की तरफ देखा सच में इतने में ही आसमान के हृदय में काले बादल जमने शुरू हो गए थे। इतने में किशोरी वहां आ गया। हमारी बातों के विषय को पूरी तरह बदलकर उसने कहा, फूलमती को भगा दिया है लेकपारा से। सिगरेट लाते वक्त ये मामला सुना। आपको खबर मिली क्या तारानाथ? इस फूलमती नाम का परिचय आपसे करवा देता हूं। हाल ही में लेकपारा में फूलमती नाम की एक पागल लड़की कहीं से आ गई है। बहुत से घरों में वो झाड़ू पोछा का काम मांगने गई थी, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। 2-3 दिन पहले 2 लोगों ने स्कूल से लौटते हुए एक बच्ची के साथ उस लड़की को बातें करते हुए देख लिया। उस मोहल्ले के एक चाय दुकान वाले ने इस मामले पर गौर किया। उस बच्ची की दादी ने यह कह दिया कि वो लड़की एक बच्चा उठाने वाली या डायन है, उसे इस मोहल्ले से भगा देना चाहिए। इसीलिए उस फूलमती को आज मोहल्ले से भगा दिया गया है। आज कुछ दिनों से ही आसपास के सभी मोहल्ले में डायन या बच्चा उठाने वाली के नाम से दहशत फैली हुई है। किशोरी के सवाल से तारानाथ मुस्कुराए और बोले, मैंने सुना, लेकिन यह अन्याय हुआ। डायन चीज ऐसी नहीं होती। आजकल के लोग बिना जाने सिर्फ लोगों की बातों में आकर समाज को आगे ले जाने में व्यस्त हो गए हैं। छोड़ो, ज्यादा बोलूंगा तो हताशा बढ़ेगी। चलो, तुम लोग बैठक खाने में जाकर बैठो, मैं चाय लेकर आता हूं। ये समय बीच बीच में जानबूझकर तारानाथ हमें दे देते हैं, थोड़ा धूम्रपान करने के लिए। मैंने और किशोरी ने तिरपाल लगे हुए बरामदे के कोने में खड़े होकर एक सिगरेट सुलगाई। इतने में हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। किशोरी कश लगाते हुए पूछा, ये डायन क्या चीज होती है? मतलब मैंने सुना है, क्या तुम जानते हो इस बारे में कुछ? मैं जहां तक जानता हूं, वृद्ध महिलाएं साधारणतः कोई कोई इस अफवाह के साथ पाई जाती हैं और अलौकिक शक्ति में झाड़ू की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ जाने की क्षमता रखती हैं। किशोरी थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, लोग बाग भी ऐसी ऐसी बातें बना देते हैं। अरे कहां हो, अंदर आओ। हम लोग जल्दी से अपनी सिगरेट फेंक कर बैठक खाने में आ गए। तारानाथ चाय की ट्रे रखकर आराम से अपने तख्तपोश पर बैठ गए। उसके बाद बोले, डायन झाड़ू लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ये लेकिन गलत बात है।
मैं जानता था। किशोरी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। वो अगर चाहे तो एक जगह को उठाकर दूसरी जगह पर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ से बहुत दूर है ये बात। लो लो, चाय उठाओ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कप उठाकर सवाल किया। पंडित जी, आज कोई बात अधूरी मत छोड़िएगा। आज लगभग 1 महीने बाद हमारी मुलाकात हो रही है। एक खून जमा देने वाली डरावनी कहानी सुने बिना कहीं नहीं लौटेंगे। तारानाथ के चेहरे पर वो ही रहस्यमयी हंसी। चाय के कप की एक छोटी सी चुस्की लेकर वो बोले, रोंगटे खड़े कर देने से जो तुम समझते हो, मेरे पास असल में वो नहीं है। इस दीन के सीने में जिस चीज की कोई वास्तविक व्याख्या नहीं मिलती, वैसी हर चीज ही खून जमा देने वाली कहानी हो सकती है। केवल विभत्स चेहरे वाले भूत पिशाच इंसान के मन में ज्यादा दिन डर कायम नहीं रख सकते। आजीवन रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं को ही खून जमा देने वाली कहानी कह सकते हैं। ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में बहुत घटी हैं। आज भी उनको याद करूं तो रीढ़ की हड्डी की आवाज कानों में सुनाई देती है। किशोरी अब तक चुपचाप चाय पी रहा था। उसके बाद चाय के कप को रखते हुए बोला, बोलिए ना पंडित जी। अरे रुकिए रुकिए, ये लीजिए ये लीजिए, आपकी पसंदीदा सिगरेट। अब ठीक है ना? तारानाथ ने पैकेट से सिगरेट निकालकर अपने होठों पर दबाया। उसके बाद कहा, ऐसी एक घटना की बात याद आ रही है तुम्हारे मुंह से टायन शब्द सुनने के बाद से। उसी को सुनाता हूं। क्यों? मैंने गृह त्यागने के बाद का मध्य समय साधुओं की संगत करते करते सिर्फ काम शक्तियां अर्जित नहीं की। चंद्र दर्शन तब मेरे दाएं हाथ का खेल था। किसी बात को लेकर मन में संदेह हो तो उस प्रक्रिया से उसका भूत भविष्य जान लेता था। हाँ, लेकिन इस शक्ति का जब चाहो प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसकी एक विशेष दिन और तिथि होती है। खैर, उस समय 3 महीने रामजयपुर में काट के निकल गया था विश्व माता की खोज में। नदिया के काली नारायणपुर नामक एक हॉल्ट स्टेशन में बैठकर इंसान का व्यस्तता भरे चलायमान जीवन यात्रा देख रहा था। उसी समय पीछे से किसी के पुकारने से चौंक उठा। अरे, तू तारानाथ है ना? खूब ज्यादा समय नहीं लगा उस लड़के को पहचानने में। अरे बिरजा, तू यहां क्या कर रहा है? अरे वो लंबी कहानी है, पहले तू बता, तेरा क्या समाचार है और घर के बारे में क्या सोचा है? जाना है कि नहीं? तू कहाँ था इतने दिन? मैं अभी रामजयपुर से ही तो आ रहा हूं। और ये क्या हाल बना रखा है अपना? कामकाज ठीक नहीं चल रहा है क्या? मेरा सवाल सुन के बिरजा का मुंह सूख गया। मैं बेंच के एक तरफ सरक कर उसे बैठने दिया। उसने कहा, हाँ, तुझसे नहीं छुपाऊंगा, लेकिन मेरे गांव में ये बात कोई नहीं जानता। मेरा ससुराल शांतिपुर में है, ये तो तुझे पता ही है। आज 2 महीने हुए मेरे साले की शादी को, लेकिन लड़की यानी उसकी पत्नी जाने पागल जैसी हो गई है। पहला तो अपने पति को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, दूसरा ना खुद का ख्याल रखती है ना अपने परिवार का। यहां आया था एक ओझा के पास। बिरजा ने अपने कमीज के पॉकेट से एक छोटी सी जड़ी का टुकड़ा निकालकर मेरे हाथ में रखते हुए बोला, इस जड़ी को ताबीज में भरकर हाथ में पहनने के लिए बोला है ओझा ने, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ काम होगा। क्यों? अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा है उस लड़की का हाल। मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए वो भी वहीं है। उसका सीढ़ी चढ़ना उतरना मना है, इसीलिए रूनी को
मतलब मेरे साले की पत्नी को खाना देने के लिए मैं ही ऊपर कमरे में जाता हूँ। अपने पति को देखने से ही भड़क जाती है, मानो पास आया तो मार ही डालेगी। और कभी कभी तो चिल्ला चिल्ला कर घर को सिर पर उठा लेती है। कहती है हम लोगों ने उसे पकड़ कर रखा है। क्या परेशानी है बोल तो। मेरे साले का भी काम धाम बंद हो गया है। लड़की के घर वालों को इस बारे में बताया है? मेरे साले ने अपनी पसंद से शादी की है उस लड़की से। उसके माँ बाप नहीं है, बचपन से ही एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, कोई 17 या 18 साल की होगी। साला कहता है उस आश्रम में ही आखिरी के दिनों में एक बुढ़िया के साथ वो रहती थी। बीरभूम में काम के सिलसिले में लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। नदी किनारे नौका से नदी पार करते समय वहीं से उसे पसंद किया और सीधे शादी करके घर लौटा। वो बुढ़िया भी अब जिंदा नहीं है। अब तू ही बता किसे खबर दूं। बिरजा चुप हुआ। पूरी घटना सुनने के बाद उसे सिर्फ संवेदना देने के सिवा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया। बिरजा ने कहा, तेरा तो अभी कुछ काम नहीं है, एक बार चलेगा मेरे साथ? हो सकता है तू देखेगा तो समझ जाएगा मामला क्या है। मैं? हाँ, तू तो साधु सन्यासियों के साथ ही रहता है इतने सालों से। नहीं बचा सकेगा मेरे साले के परिवार को। सुना है तेरे जैसे साधक श्रेणी के मनुष्य के एक बुलावे से वो आवाज देते हैं। मना मत करना भाई, ये ओझाओं के चक्कर काटते काटते मैं थक गया हूं। मेरी पत्नी भी गर्भवती है, कम से कम इस बारे में सोच। ये सब बातें समाज में फैलें तो ठीक नहीं। बिरजा मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ में बड़े हुए। ये सुनकर ना किया नहीं जाता। घर छोड़ने के बाद इच्छा थी किसी घने जंगल या किसी शांत शमशान में जाकर एक मन से साधना करूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं क्या जानता था, इस काली नारायणपुर स्टेशन, बिरजा के साथ मेरी मुलाकात, ये सभी और किसी की इच्छा थी। तारानाथ की ये बात हमारे कानों में ऐसी लगी जैसे गर्म तेल में किसी ने पानी छिड़क दिया हो। किशोनी ने पूछा, और किसी की इच्छा से हो रहा है मतलब? अभी बताऊंगा तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। पहले पूरी कहानी ध्यान से सुनो। शांतिपुर के लिए ट्रेन में बैठकर जब स्टेशन में उतरा तब सूरज सर के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन तब सावन का महीना चल रहा था। धूप छांव का खेल सारा दिन चलता रहता। उस समय छांव ही ज्यादा था। स्टेशन से निकलकर एक पथरीले रास्ते में पैदल चलने लगा बिरजा के ससुराल की तरफ। रास्ते, खेत, हर तरफ पानी भरा हुआ था। बिरजा से कहा, यहाँ तो अच्छी बारिश हुई है देख रहा हूँ, तुम्हारा मकान ठीक है ना? ससुर जी एक काम अच्छा करके गए हैं अपने समय में। 2 मंजिला एक बड़ा मकान बनाकर गए। काम करके गए हैं मतलब अभी नहीं है। आज लगभग 1 साल हो गया उनकी मृत्यु हुए। ओह, वैसे मेरे दिन रात महीने साल कैसे बीतते हैं कुछ भी पता नहीं चलता। इस बीच कितने बार याद आया बिरजा की शादी में कितना मजा किए थे हम लोग। अरे वो क्या है? बिरजा की नजर का पीछा करते हुए मैंने देखा दूर एक घोर सांवला वर्ण का आदमी हाथ में एक छड़ी लेकर कुछ सुअर के बच्चों को ले जा रहा है, कर्तव्यहीन भाव से। क्योंकि जिस तरफ वो जा रहा था उस तरफ दूर दूर तक पानी के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन मैंने पहचान लिया उस आदमी को। तुम लोग भी शायद अब तक समझ गए होंगे। ऐसे पार्थिव शरीर को लेकर इसके पहले भी काल भैरव से मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे गांव से लगे हुए एक खाली मैदान में। मैं बिना कुछ बोले
मन ही मन श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके आगे बढ़ गया। बिरजा ने कहा, पागल है क्या? इस पानी भरे मैदान में सूअर चरा रहा है। इसको तो पहले कहीं देखा है ऐसा नहीं लगता। चल चल जल्दी पैर चला, आसमान की हालत ठीक नहीं। बात को मैंने घुमा दिया जरूर, लेकिन समझने में देर नहीं लगी। किसी एक अलौकिक जगत से बहुत जल्दी मेरा परिचय होने वाला है, नहीं तो इस महापुरुष के दर्शन मुझे नहीं होते। मन के अंदर के कौतूहल को दबाकर गंतव्य की ओर चलने लगा। आगे और 10 मिनट तक चलने के बाद पहुंच गया एक 2 मंजिला मकान के सामने। बिरजा ने कहा, चल मकान के पीछे कुआं है, हाथ पैर धोकर फिर अंदर जाते हैं। हमने वैसा ही किया। बिरजा ने बाल्टी से पानी निकालकर अपने और मेरे पैरों में पानी डालकर फिर से बाल्टी को जैसे ही उतारा, तब फिर से धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगी। मेरे आसमान की तरफ देखते ही अचानक कुछ चमका और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने हाथ से आंखों को रगड़ा और सामान्य होने के बाद बिरजा ने कहा, क्यों रे, क्या हुआ तुझे? मैंने फिर से ऊपर देखा। मेरी नजरों का पीछा करते हुए बिरजा ने भी ऊपर देखा। मैंने देखा ऊपर दूसरे माले की एक कमरे की खिड़की पर एक लड़की खड़े होकर एक टक मुझे देख रही थी। बिरजा ने भी इसे देखा और आवाज नीची करके कहा, वही मेरे साले की पत्नी रूनी है, लेकिन तू आंखें क्यों मल रहा है? मैंने इस बात का जवाब दिए बिना कहा, मुझे एक बार ले चलो तो इसके पास। बिरजा बात को आगे ना बढ़ाते हुए मुझे घर की तरफ ले गया। मैंने देखा एक वृद्ध दूसरे माले की सीढ़ी से झाड़ू लगाते हुए नीचे की तरफ उतर रहा है। बिरजा को देखकर बोला, जमाई राजा, ये देखिए, रूनी माँ सुबह से कितने बार अपने नोक काट चुकी है। जब भी मैं झाड़ू मार के आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ऊपर के कमरे के बरामदे में कटे हुए नाखून पड़े हैं। दिन पर दिन और खराब होता जा रहा है सब कुछ। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना काम करो। गांव में जाकर ये सब बातें किसी को बताना नहीं। बहुत पुराने हो, इसीलिए तुम्हें अभी भी रखा है। बिरजा की इस शांत धमकी से वो वृद्ध चुप जरूर हो गया, लेकिन यहाँ पर बिरजा को दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो भी क्या कर सकता है। अपने ससुराल के बारे में कोई गलत बात फैले, ये कौन चाहेगा। मैं उसका पीछा करते हुए सीढ़ी चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ते ही कानों में आई एक खटखट की आवाज। बिरजा ने कहा, रूनी नाखून काट रही है, कह के अपनी भौं सिकोड़कर उत्तर दिशा की तरफ वाले कमरे के अंदर झांका। रूनी, ओ रूनी, दरवाजा खोलो। और अचानक से एक युवती ने दरवाजा खोला। बिरजा ने पूछा, क्या बात है, तुम सुबह से नाखून क्यों काट रही हो? नाखून साफ नहीं रहते बिल्कुल, अंदर खून जम के काले हो जाते हैं, इसीलिए काट रही हूँ। किसका खून? पता नहीं किसका, लेकिन अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाकर बैठो, मेरा दोस्त तुमसे कुछ बात करेगा। छोटी बाध्य लड़की की तरह वो कमरे में जाकर बिस्तर के कोने में बैठ गई। हम कमरे के अंदर गए। पैर में सख्त नाखून के टुकड़े चुभ रहे थे, इसका एहसास हो रहा था। मैं उसके बगल में बैठकर पहले पूरी तरह उसका परीक्षण कर लिया। हाथ और पैरों की नाखून के सिरों पर खून लगा हुआ था। मैंने दबी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या कुछ हुआ है माँ, या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उस लड़की ने कुछ देर चुप रहने के बाद शांत गले से जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ,
लेकिन 2 लोगों को होगा। किसे क्या होगा? इतने में उसकी दोनों आंखें जो लाल हो गई थी, उसका पता चला जब इस सवाल के बाद उसने मेरी तरफ देखा। उसने भारी गले से कहा, विशु और रविंद्र मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। हर एक को उसका जवाब मिलेगा। मैंने कह दिया। ये बात सुनकर जब मैं संदिग्ध नजरों से बिरजा की तरफ देखा, उसकी हालत भी ठीक मेरे जैसी ही थी। इधर उस लड़की को और कोई सवाल पूछने का साहस भी नहीं हुआ। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति देखकर वहां बैठना भी दुष्कर लग रहा था। मैंने बिरजा को आंखों के इशारे से कमरे के बाहर जाने को कहकर खुद कुछ देर रूनी के मस्तक की तरफ देखकर उसकी विधि समझने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी अजीब थी कि सहज भाव से इसकी गतिविधि जानने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन उसके देह लक्षण से इतना समझ गया कि वो कोई साधारण मानव संतान नहीं है। कुछ तो है जो उसे सरल मानव प्रकृति से अलग करता है। मेरे कमरे से बाहर निकलने के कुछ सेकंड बाद ही एक आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। पता नहीं क्यों तब मुझे ऐसा लगा कि उसने बिस्तर से उठकर ये काम नहीं किया, ये किया किसी अदृश्य शक्ति ने। नीचे बैठक खाने में आकर देखा, मेरा दोस्त बिरजा एक गर्भवती महिला के साथ गंभीर भाव से बातें कर रहा है। मैं समझ गया कि ये ही मेरे मित्र की पत्नी है। चेहरे के भाव को बदलकर बोला, कैसी हो भाभी? आशा है बिरजा ने मेरे बारे में बताया होगा। हाँ, इन्होंने तो बहुत पहले से आपके और आपके परिवार के बारे में बताया है। आज पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात भी ऐसे समय में हुई, देख ही पा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ है रूनी को? आपको कुछ समझ में आया? उसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है इस घर के आसपास जो बिल्कुल भी मंगलकारी नहीं है। बात गलत नहीं बोली थी बिरजा की पत्नी ने। ऐसा कि मैंने भी सोचा था इस बारे में उससे बात करूं कि ऐसे समय में एक गर्भवती स्त्री का यहां रहना उचित नहीं। नमस्कार, कहानी विद किशोर पर आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं तारानाथ तांत्रिक की कहानी निशी डायन। यहां तक आपने कहानी सुनी, इसका मतलब कहानी आपको अच्छी लग रही है। तब एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। और हाँ, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नई नई कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हमें नई और रोचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो सुनते हैं आगे। मैंने बिरजा से कहा, बिरजा, तू आज ही भाभी को रामजयपुर में छोड़कर आ। इस हालत में उनका यहां रहना ठीक नहीं। और हाँ, भाभी आप क्या कह रही थी और किस तरह का उपद्रव हो रहा है यहाँ, जरा बताइए तो। इसे उपद्रव ही तो कहेंगे। इन्होंने बताया नहीं आपको? मैंने तो कितने बार समझाया है। क्या बात है बिरजा? अरे बारिश का मौसम है, चारों तरफ पानी है। ऐसे मौसम में तो ये सब होगा ही। घर के आसपास मरे हुए जीव जंतु की हड्डियां पड़ी मिलती है। बिरजा की बातों में युक्ति थी, लेकिन कभी सुना है कि बारिश और पानी के कारण जंगल के जंतु जानवर निकल आए और गृहस्थ के आसपास रहने लगे? मैं भी तो एक गांव का ही लड़का हूं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना या देखा। खैर, बिरजा मेरी बात मानकर पत्नी को लेकर रामजयपुर की ओर रवाना हो गया। पत्नी को छोड़कर वो लौटा दूसरे दिन दोपहर तक। इधर उसका साला एक दूसरे ओझा की तलाश में निकला है, वो भी लौटेगा शाम तक। मैं और वृद्ध नौकर दोपहर का खाना खाकर चुपचाप बैठक खाने में बैठे रहे। शाम होने के पहले लौट आया घर का वर्तमान मालिक, यानी
बिरजा का साला जतिन। उस लड़के के मुरझाए चेहरे को देखकर मन में बहुत कष्ट हुआ। नवविवाहित स्त्री का आचरण अचानक यदि ऐसा अमानविक हो जाए तो उसके मन में क्या बीत रही होगी, आशा है तुम लोग समझ पाओगे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम परेशान मत हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा रूनी को सामान्य रूप में लौटाने की। हाँ, लेकिन तुमसे कुछ पूछना था, आशा है तुम सही जवाब दे पाओगे। मैंने रूनी के मुंह से 2 लोगों के नाम सुने, बिशु और रविंद्र। क्या तुम इनको जानते हो? जतिन ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया। मैंने ये नाम पिताजी के मुंह से सुने हैं। ये इस गांव के नहीं है, लेकिन रूनी इनका नाम क्यों ले रही है बोलिए तो? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। खैर, तुम चिंता मत करो। रूनी अभी किसी नशे में है शायद। उसके शरीर में किसी दूसरी आत्मा ने कब्जा करके रखा है, या कोई खराब हवा लगी है। बाकी और मैं बिना निश्चित हुए नहीं बोल पाऊंगा, समझे? और जल्दबाजी में कुछ करना भी ठीक नहीं होगा। जतिन ने और कुछ नहीं कहा। थके हुए और परेशान मकान मालिक को वृद्ध ने रात का खाना खिला दिया। मेरे सोने का प्रबंध हुआ ऊपर के माले के दक्षिण भाग के कमरे में। और उसी रात हुआ एक रहस्य का भेद। तब रात के 1 या 2 बज रहे होंगे। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं एक अतिथि के रूप में इस घर में आया हूं, इसीलिए अचानक से बाहर भी निकलना ठीक नहीं। पहले तो मैं पलंग पर ही बैठा रहा 1-2 मिनट। फिर थोड़ा ध्यान से सुना तो समझ में आया कि आवाज आ रही थी घर के पीछे की तरफ से। मैंने एक बीड़ी जलाई और कमरे की खिड़की जो पीछे की तरफ खुलती थी उसे खोलकर नीचे देखा तो चौंक गया। शुक्ल पक्ष की ज्योत्सना रात में समझने में असुविधा नहीं हुई। वहां नीचे रूनी बैठकर कुछ कर रही थी, और जो कुत्ता इतनी देर से भौंक रहा था वो रूनी को ही देखकर भौंक रहा था। रूनी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी उस कुत्ते की तरफ। कुत्ता एक एक कदम पीछे हटने लगा और साथ ही उसका भौंकना और बढ़ने लगा। और ठीक उसी समय एक झटके के साथ झपट्टा मार के रूनी ने कुत्ते की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। दम घुटने की जोरदार आवाज करके वो कुत्ता शांत हो गया। ये आवाज मेरे कानों में भी आई और रूनी के कानों में भी जरूर आई होगी। और उसी समय एक हिंसक गोह या बड़ी छिपकली के जैसे रूनी दीवार से चढ़ते हुए उत्तर दिशा वाले कमरे की खिड़की से अंदर चली गई। मैं खिड़की बंद करके वहीं बैठ गया। ज्ञान बुद्धि के उस पार की चीज अचानक प्रत्यक्ष हो जाए तो मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। मेरे साथ भी वही हुआ। थोड़ी देर तक लगा जो मेरे सामने हुआ उसका विश्लेषण करने की योग्यता अब भी नहीं हुई थी मेरी। ये एक विशाल अपशक्ति का काम है। यहां शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक उठा। कांपते पैरों से उठकर दरवाजा खोलकर देखा तो सामने जतिन डरी हुई आंखों से मुझे देख रहा था। पंडित जी, रूनी के कमरे से कोई आवाज सुनी क्या आपने? किसी तरह की आवाज तो नहीं सुनी मैंने, लेकिन मैंने जो देखा वो बताऊं कैसे? मैंने कहा, तुम उस कमरे के पास मत जाना जतिन। तुम्हारी पत्नी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी चलो, कुछ काम करने होंगे हमें। मन ही मन तय कर लिया, उस कमरे का शुद्धिकरण करके मैं चंद्र दर्शन के लिए बैठूंगा, क्योंकि वो ही एक प्रक्रिया है जिससे मैं जान सकूंगा कि रूनी के साथ असल में क्या हुआ है। इस चंद्र दर्शन प्रक्रिया को अपने इच्छानुसार कर जरूर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ भयंकर दुष्परिणाम भी होते हैं। ज्योतिषी मनुष्य के सिर्फ भाग्य दर्शन ही नहीं करते,
वे केवल निर्दिष्ट मनुष्य की जन्म तिथि और जन्म समय जानकर एक अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन चंद्र दर्शन एक संपूर्ण विधि विरोधी क्रिया है, जिसे करने से एक तांत्रिक की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए ये काम मैं आवेग में आकर नहीं कर सकता था। उसके अलावा गुरु ने भी मना किया था। रात खत्म होने के बाद सूर्योदय की पहली किरण के पहले ब्रह्म मुहूर्त में ये काम करो तो फल मिलता है। इधर ग्रह शुद्धिकरण प्रक्रिया में ग्रह स्वामी उपस्थित ना रहे तो नहीं होता। जतिन को साथ में लिया, उससे कहा, एक लोटे में पानी लेकर रूनी के कमरे के सामने आओ, कुछ काम है। उसने मेरे निर्देशानुसार पालन किया। एक लोटे में पानी लेकर आते ही मैं उसे लेकर उत्तर दिशा वाले कमरे के सामने जाकर खड़ा हुआ। मैंने कहा, तुम दाहिने हाथ की तर्जनी लोटे के पानी में डुबा कर रखो। मैं जब भी कहूं तब तुम लोटे का पानी कमरे के दरवाजे पर छिड़क देना। मैं ग्रह बंधन का बीज मंत्र पाठ करके जतिन के द्वारा घर को बंद कर दिया। ये काम करने से कम कुछ घंटे तक घर के अंदर यदि कोई आत्मा उपस्थित रहे तो उसे शिथिल किया जा सकता है। मैंने भी वो ही किया, क्योंकि सोच लिया था भोर होने के पहले ही चंद्र दर्शन करके देख लूंगा मैं रूनी का अतीत। क्योंकि मामला क्या है, शुरू से अगर ना पता चले तो उस लड़की को बचाया नहीं जा सकेगा। तुम तो जानते ही हो, अभिशाप का फल कभी कभी दूसरे जन्म तक पहुंच जाता है। मैंने बिना देरी किए उस बड़े से मकान के छत पर जाने का रास्ता जतिन से पूछा और वहां पहुंच गया। देखा, थोड़ी देर पहले तक की वो रात अब और नहीं है। आसमान में कहीं कहीं पर छोटे छोटे बादल के टुकड़े थे और मैं बीच छत में पालथी मारकर बैठ गया और दोनों हाथ की तर्जनी मस्तक पर और अंगूठा नाक पर रखकर शुरू किया चंद्र दर्शन। 5 मिनट के अंदर ही आंखों के सामने एक सफेद मैदान दिखने लगा। देखा, वहां 2 सुंदर परियां सुंदर सफेद कपड़ों में मेरे मौन आगमन पर अपना आसन छोड़कर खड़ी हो गई। पूछना नहीं पड़ा, मेरे मस्तिष्क में जन्मे प्रश्नों के उत्तर एक बायोस्कोप की तरह मेरे सामने पटल पर चलने लगे। मैंने देखा, रूनी पोखर से पानी लाने गई है, जिसके किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। रूनी थक कर कलसी नीचे रखकर पेड़ की ठंडी छाया में बैठी। थोड़ी देर में ही उसके शरीर में एक झटका लगा। झटका इतना स्वाभाविक था कि उसका विश्लेषण अभी करना मेरे लिए संभव नहीं है। कह सकते हैं, अचानक किसी को पीछे से धक्का मारने से जैसा होता है, ये भी बहुत सा वैसा ही था। लेकिन यहां उसके पीछे बरगद के पेड़ के तने के सिवा तो कुछ भी नहीं था। ऐसा कि इस झटके से रूनी के शरीर में जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। इसके बाद वो उठी और कलसी को उठाकर कमर से लगाकर चलने लगी। इसके बाद सब अंधेरा सा छा गया मेरी आंखों के सामने। चिर परिचित पृथ्वी के आकर्षण में लौट आया मैं, बिरजा के उस मकान की छत पर उसी मुद्रा में। मैंने बिना देरी किए छत से उतरकर पहले माले पर जतिन के कमरे के सामने पहुंच गया। देखा, वो कमरे में चिंतित अवस्था में चहलकदमी कर रहा है। मुझे देखते ही दरवाजे के पास आया। मैंने पूछा, इस गांव के किस पोखर से रूनी पानी लेने जाती है? आशा है तुम जरूर जानते होगे। हाँ, बौद्ध पोखर, वो तो हमारे मकान की दक्षिण दिशा की ओर। तुम मुझे वहां ले जा पाओगे? हाँ जरूर पंडित जी, लेकिन बारिश के कारण पोखर अभी लबालब है। हाँ जानता हूं, तुम फिर भी मुझे ले चलो।
जतिन मुझे उसी पोखर के पास लेके गया। ये मुझे पता चला चंद्र दर्शन प्रक्रिया करते समय उस बड़े से बरगद के पेड़ को देखकर। इसके अलावा बाकी सब तरफ देखकर ऐसा लग रहा था हम किसी कम गहराई वाले तालाब में चलते जा रहे हैं। गांव के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, इसीलिए पानी में पैरों की आवाज सुनकर हमारे पीछे पीछे एक वृद्ध सज्जन आए। मैंने जतिन से पूछा, अच्छा, इस बरगद के पेड़ के बारे में किसी तरह की कोई अलौकिक कहानी सुनी हो? मेरे इस अप्रत्याशित प्रश्न से जतिन निरुत्तर हो गया। थोड़ी देर सोचकर बोला, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। मैं बचपन से ही घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलता था और इस पोखर में कोई नहाने भी नहीं आता था। सभी जाते थे दूसरे पोखर में। वो वहां पर सुकुमार काका खड़े हैं, वो पुराने भी हैं, वो ही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वो आगंतुक हमारी बातें सुन रहे थे। पानी पर चलते हुए थोड़ा आगे आकर बोले, मैंने जहां तक सुना है, लक्ष्मी नाम की एक बुढ़िया इस बरगद के पेड़ के नीचे छोटी सी कुटिया बनाकर रहती थी। बीच बीच में गांव में भिक्षा मांगने निकलती थी और बाकी समय कुटिया में ही रहती थी। ये तब की बात है जब जतिन बहुत छोटा था। उस समय आसपास के गांव में, ऐसा कि इस गांव में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अचानक जानलेवा बीमारी होने लगी। वो लक्ष्मी बुढ़िया थोड़ा बहुत ओझा का काम जानती थी। वो खुद से ही घर घर जाकर गरीब बच्चों को देख आया करती थी और कुछ टोटके भी कराया करती थी। लेकिन समय का खेल बोलिए या कुछ और, वो टोटके काम नहीं आए। बच्चों को बचाना संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन लोगों में यह अफवाह फैल गई कि बुढ़िया के उस टोटके के कारण ही वो बीमारी फैल गई है और उस बुढ़िया को ही समाज विरोधी, शिशु विरोधी डायन मानने लगे। ऐसे समय एक रात पास के गांव से 2 भूस्वामी आकर उस बुढ़िया को मार के चले गए, ऐसा सुनने में आया। दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद फिर उस बुढ़िया को किसी ने नहीं देखा। उन दोनों के नाम बिशु और रविंद्र थे क्या? उस वृद्ध की आंखें मस्तक पर चढ़ गई। धीरे से उसने पूछा, आपको कैसे पता? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन, चलो अब चलें। जतिन मेरी बात सुनकर चुपचाप अपने घर की ओर चलने लगा। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। घर लौटकर देखा तो बिरजा राम जयपुर से लौट आया था। उसे पूरी घटना की जानकारी देकर जतिन से कहा, मुझे थोड़ा सा सफेद सरसों लाकर दे पाओगे? और राम तुलसी के पत्ते। हाँ जरूर पंडित जी, मैं अभी लेकर आया। जतिन की सामग्री लाकर देने पर मैंने दाहिने हाथ में थोड़ा सा सफेद सरसों और राम तुलसी के पत्ते रखकर बिरजा से कहा, तुम्हें मुझे कुछ विशेष बातें कहनी है। हमें एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। बहुत बड़ी विपदा में फंस गया है, इतना कह सकता हूं। जतिन को नहला धुला कर बैठक खाने में ले आओ, मैं यहीं पर राह देख रहा हूं। 15 मिनट के बाद बिरजा जतिन को लेकर बैठक खाने में आया। उस लड़के की आंखें पत्थर के जैसे स्थिर हो गई थी। मैंने पूछा, बीरभूम के किस अंचल से ब्याह कर लाए हो इस लड़की को? जतिन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, उसी के मुंह से मैंने कहानी सुनी थी। उसके बचपन के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। हाँ, जिस दिन मैं उसे लेकर आया था उस दिन एक पगली बुढ़िया ने मुझे मना किया था। तब रूनी ने कहा था, वो बुढ़िया एकदम पागल हो गई है। भगवान की दया है कि आपने मुझे बचा लिया। मुझे तब याद आ गई बीरभूम के शमशान की मातंगिनी अर्थात मातू पगली की बात। मैंने पूछा, जिस नौका में तुम नदी पार कर रहे थे उसके आसपास कोई शमशान था? जतिन ने मुझे आश्चर्य में डालते हुए कहा, शमशान तो था ही। रूनी को जिस
बुढ़िया ने आश्रय दिया था वो भी उस शमशान में कुटिया बनाकर रहती थी। नाम, मतलब नाम याद है? नाम तो पता नहीं। रूनी से एक दो बार पूछने की कोशिश भी की थी लेकिन उसने बताया नहीं। मेरे उस मानसिक अवस्था में एक ही बात बिजली की तरह मेरे दिमाग में आई, वो ये कि मुझे किसी भी तरह मातू पगली के शरण में जाना होगा। एकमात्र वो ही मुझे सही रास्ता दिखा पाएगी। मैंने पूछा, इस मकान से शमशान कितनी दूर है, किस तरफ पड़ता है? बिरजा ने कहा, इस तरफ। मकान के पीछे की जंगल पार करने से ही 3 ताड़ के पेड़ दिखते हैं, वहीं शमशान है। क्यों, बोल तो। मुझे एक काम है, तुम लोग घर पर ही रहो, मैं आ रहा हूं। और सुन, आज का दिन बीते तो कल अमावस्या है। कहावत के अनुसार कल की रात एक खतरनाक दुर्घटना घट सकती है। याद रखना, एक भूखी प्रेतात्मा रूनी के शरीर में प्रवेश कर गई है प्रतिशोध लेने के लिए। उससे भी भयंकर शक्ति की अधिकारी रूनी खुद है। वो डाकिनी सिद्ध एक साधिका है। इस जाति की साधिका ऐसा माया जाल दिखा सकती है जिसे खुली आंखों से देखा तो पकड़ना संभव नहीं है। इसीलिए मैं समझ नहीं पाया। जतिन से ब्याह करना सिर्फ एक कारण था ताकि सबके बीच रह सके। इसीलिए उसने जतिन को माध्यम बनाया। भले ही मैं पूरे मामले को लेकर निश्चिंत हूं, लेकिन जतिन, ये ही अगर सच्चाई है तो तुम्हें इस कड़वे सच्चाई को मानना ही पड़ेगा। मैं खुद इस जाति की साधिका के माया जाल में फंस गया था, उस बीरभूम के एक गांव के शमशान में नदी के किनारे। खैर, इतना समय हमारे पास नहीं है, तुम लोग घर से बाहर कहीं मत निकलना, ठीक है? इतना समझाकर मैं निकल पड़ा शमशान की तरफ। घुटनों तक उगाए जंगली झाड़ियों को पार करके दैत्य के समान सिर ऊपर किए हुए 3 ताड़ के पेड़ के पास पहुंचकर देखा, कीचड़ घुले पानी पर जली हुई लकड़ियां बह के पेड़ के तने में इधर उधर फंसी हुई है। इस सुनसान वीरान जगह को ही मैंने शमशान मान लिया। तुम लोग तो जानते ही हो, निम्न स्तर के तंत्र साधकों के लिए उपयुक्त जगह ये शमशान भूमि है, लेकिन हमारे जैसे घुमक्कड़ सन्यासी या तांत्रिक के लिए ऐसी जगह रहने के लिए नहीं थी। विशेष विशेष साधनाएं करने के लिए इन सब जगहों पर जाना पड़ता है। आसपास देखकर अपेक्षाकृत एक ऊंची जगह पर बैठा, मातू पगली की आराधना में, जो निम्न श्रेणी की तंत्र विद्या के अधिकारी को शरणापन्न होने की एक विशेष बीज मंत्र है। मातू पगली का ध्यान करके शुरू की मैंने वो बीज मंत्र पाठ। पूरा विश्वास था वो मुझे दर्शन देंगी, और हुआ भी वही। कितनी देर बाद पता नहीं, एक हल्की सी खांसी की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैं जानती थी तू आएगा, तुझे तो मैंने ही बुलाया है। सुन, वो रूनी मेरे पास थी कुछ साल। उसके शरीर में तंत्र विद्या की ज्योति मैंने देखी थी। भले ही उसने डाकिनी तंत्र में पूरी तरह सिद्धि लाभ नहीं किया, लेकिन बहुत सारी शक्तियां उसने अर्जित की थी मेरे द्वारा। तू भी तो था कुछ दिन, लेकिन तू वो तारानाथ ही रह गया। निम्न तंत्र अति भयंकर होता है। इसमें काम और क्रोध के ऊपर असंयम रहना सिखाया जाता है। धन संपत्ति का कोई स्थान नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो जतिन की संपत्ति का लोभ संभाल नहीं पाई और ब्याह कर लिया। मैं जानती थी शादी के कुछ महीनों बाद से ही रूनी की घृणात्मक शक्ति उसके अंदर की डायन को धीरे धीरे जगाएगी। हुआ भी वही, और उसके अंदर की आत्मा लक्ष्मी, वो एक निरीह वृद्धा थी। उसे अपना प्रतिशोध लेने से मत रोक। तो फिर माँ, रूनी यदि खून करने जाए
उस बिशु और रविंद्र को, तब तो सब उसे खूनी मानेंगे, क्योंकि उस वृद्ध की आत्मा को तो कोई देख नहीं पाएगा। अरे पगला, मैं सब सोच के ही कहती हूँ। रूनी के अंदर लक्ष्मी की आत्मा इसलिए है क्योंकि रूनी डायन है और किसी कारण से नहीं। वैसे वो किसी और इंसान के अंदर भी समाकर प्रतिशोध ले सकती थी, लेकिन डायन को वश में रखने के लिए जरूरत है एक ताजी आत्मा और जानवर का खून, और इसका इंतजाम वो बुढ़िया ही कर रही थी इतने दिनों से। तेरे दोस्त की पत्नी के कोख का संतान अब जीवित नहीं है, वो एक मृत संतान गर्भ में लेके घूम रही है। ये बात अब तू जाकर मत बोल देना कल मुहे। लक्ष्मी ने उस कोख के बच्चे की हत्या करके उसकी आत्मा की बलि दी है रूनी के चरणों में, क्योंकि बुढ़िया का अटूट विश्वास इस बात पर है कि एक डायन के हाथों ही अपने हथियारों का सर्वनाश करेगी। अपने प्रिय मित्र की संतान के बारे में ऐसी खबर सुनकर मेरी हालत मूर्छा जाने वाली हो गई। कांपते गले से पूछा, माँ तो फिर उपाय? उस झटका पेड़ के जड़ों में देखना, एक मरी हुई लड़की की लाश फंसी हुई है। शायद भीमराव उसे बह के आई है। उसे कंधे पर उठाकर जतिन के मकान के पीछे रख देना। उसके बाद एक बेल के पेड़ से छोटी सी लकड़ी तोड़कर रूनी के मस्तक में छुआ के एकलव्य संहार के बीच मंत्र जाप करना। 3 बार जाप करने के बाद ही रूनी का शरीर निस्तेज हो जाएगा। पूरे 3 महीने भुगतेगी वो। वहां से बचाकर लौटा पाए तो बचेगी, नहीं तो चला गया उसका जीवन। हाँ, लेकिन डायनी शक्ति जीवित नहीं रहेगी। सारी शक्ति खोकर वो एक साधारण मनुष्य बन जाएगी। तो फिर उस बुढ़िया की आत्मा? मैंने उस लड़की की लाश में डाकिनी लक्षण का संचार किया है, जिससे तू अभी लेकर जाएगा। तू लक्ष्मी की आत्मा को निर्देश देकर उस मृत देह से मिलवा देना। वो अभी नर कुल की बासी है, इसीलिए देह लक्षण ठीक पहचान जाएगी। ऐसे पहचान गई थी रूनी को इस पोखर के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे। उसे भी मुक्ति मिल जाए प्रतिशोध लेके, लड़की भी बच जाए, यही कामना करती हूँ। जा जा, और देर मत कर। उसी समय थोड़ी दूरी पर एक मोटे पेड़ की डाल टूटने की आवाज कानों में आई। चेहरे पर पानी छींटने पर चेतना लौटी। समझ में आया, मातू पगली ने अपने प्रस्थान की निशानी के तौर पर इस पेड़ की डाल को तोड़ दिया। मैंने बिना देरी किए बताए हुए पेड़ के जड़ों में फंसे हुए उस मृतदेह को देखा। उसे देखकर मेरा शरीर कांप गया। किशोरी ने डरी हुई आवाज में पूछा, क्या देखे पंडित जी? मैंने देखा उस लड़की का मृतदेह, जिसका चेहरा हूबहू मिलता था उस चेहरे से जब मातू पगली ने मुझे पहली बार दर्शन दिए थे। मैंने एक पल ना गंवाए मृतदेह को कंधे पर रखकर ले जाकर रखा बिरजा के ससुराल के उस मकान के पीछे वाले कुएं के पास। उसके बाद जतिन को कह के एक पतली सी बेल की लकड़ी मंगवाई। उसे लेकर मातू पगली के कहे अनुसार ऊपर गया। जतिन ऊपर नहीं आया। बिरजा मेरे साथ उत्तर दिशा के उस कमरे तक आया। एक धक्के से कमरे का दरवाजा खुल गया। मैंने देखा कमरे के कोने में दोनों घुटनों के बीच सिर को झुकाए रूनी बैठी है। मैंने बिरजा को हाथ के इशारे से कमरे के अंदर बुलाया। बिरजा
बचपन से ही एक साहसी लड़का है। एकलव्य संहार मंत्र मुझे पता था, मैंने पहले ही बताया था। तब तक छोटे बड़े बहुत से साधु संत साधकों से मेरी मुलाकात हो चुकी थी। उन्हीं से मैंने सीख लिया था विभिन्न प्रकार की हाकिनी और डाकिनी को वश में करने का मंत्र। मैं मंत्रोच्चार करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ा रूनी की तरफ। उसी समय एक काले धुएं का हल्का गुबार जमकर एक नारी का रूप लेने लगा रूनी के सिर के ऊपर। तारानाथ के मुंह से ये भयानक कहानी सुनते सुनते हम लोग प्राय दुबक गए थे। मैंने पूछा, पंडित जी फिर क्या हुआ रूनी के साथ? और उस बिशु और रविंद्र की ई लीला भी क्या समाप्त हो गई? मैं मंत्रोच्चार करते हुए रूनी के माथे पर उस बेल की छोटी लकड़ी छुआई। उसके बाद ही एक चित्कार करके रूनी तड़पने लगी, जैसे कोई उसके शरीर से अनचाहे मन से निकल रहा हो। उसके सिर के ऊपर वो काला धुआं पूरी तरह एक नारी का रूप ले चुका था। मैंने एक पल भी व्यर्थ ना करते हुए नारी रूपी धुएं के गुबार को दिशा निर्देश दिया मकान के पीछे रखे उस लड़की की मृतदेह की तरफ, और भागता हुआ कमरे से निकलकर नीचे उतरकर कुएं के पास पहुंच गया जहां वो मृतदेह रखा हुआ था। मातू पगली के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। लक्ष्मी की आत्मा को इस देह में प्रवेश दिला। यह मृतदेह अब उस प्रतिशोध की वाहक बनेगी। रूनी का शरीर अब इसका माध्यम नहीं बनेगा। मैंने मंत्रोच्चार करते हुए मृतदेह के माथे पर जल और तुलसी के पत्ते छिड़के। मैं मरे हुए शरीर को अपने तंत्र मंत्र से जीवित आत्मा का माध्यम बनाने के लिए तैयार कर रहा था। हवा भारी हो गई, पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगी और कुएं के पास अचानक अजीब सी गंध फैल गई। जैसे ही मैंने आखिरी मंत्र पढ़ा, एक तेज रोशनी चमकी और उस मृतदेह में लक्ष्मी की आत्मा प्रवेश कर गई। उस देह ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। मेरे पास समय कम है। आज की रात ही मैं अपने हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। मैंने सिर झुकाकर कहा, माँ तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो, लेकिन इस घर और रूनी को बचाए रखना। लक्ष्मी की आत्मा ने सहमति में सिर हिलाया और तेजी से जंगल की ओर चली गई। उसी रात नियति का खेल देखो। बिशु और रविंद्र एक साथ ही थे। अपने गांव में एक पुराने घर में एक साथ बैठकर नशा कर रहे थे। उन्हें भनक भी नहीं लगी थी कि उनकी मौत पास आ चुकी है। घर के अंदर अंधेरा था। दोनों शराब पीते हुए पुरानी बातें कर रहे थे। याद है वो लक्ष्मी बुढ़िया कैसे चिल्ला रही थी जब उसे मारा था? हाँ, और वो उसकी झोपड़ी जलाते समय का मजा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। तेज हवा अंदर आई और एक ठंडा सन्नाटा छा गया। बिशु और रविंद्र दोनों डर के मारे खड़े हो गए। तभी दरवाजे पर एक परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। जैसे ही वो पास आई, दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। क्या मुझे पहचाना? मैं वो हूँ जिसे तुमने बेवजह मार डाला। आज मैं तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आई हूँ। लक्ष्मी की आवाज गूंजने लगी। कमरे का तापमान गिर गया। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां बिशु की तरफ बढ़ाई। बिशु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जम गया। लक्ष्मी ने अपनी शक्तियों से बिशु को हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। रविंद्र ने कांपते हुए एक चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी की आत्मा ने हवा में उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने कहा, तुम दोनों ने
मेरे जीवन को बर्बाद किया। अब तुम्हारी बारी है। लक्ष्मी ने दोनों को तड़पाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसी समय उनके घर में आग लग गई। चारों तरफ धुआं और लपटें उठने लगी। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि बीशु और रविंद्र की रहस्यमयी मौत हो गई है। लोग उनकी जली हुई लाशों को देखकर सन्न रह गए। मैं 3 महीने बाद फिर से जतिन के ससुराल गया। बिरजा वहीं था। मुझे देखकर दोनों मेरे पास आए। मुझे बैठक कमरे में ले गए। मैंने बिरजा से पूछा, अब रूनी कैसी है? बिरजा ने कहा, रूनी की तबीयत पहले 2 महीने तक खराब रही और तीसरे महीने से वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसकी आंखों में अब वो लाल रंग नहीं है। वो थकी हुई है लेकिन शांत है। लक्ष्मी ने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया। अब वो मुक्त हो चुकी है। रूनी भी अब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इस घर पर एक अजीब शक्ति का प्रभाव है। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। जतिन ने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, आपने हमें एक बड़ा संकट टालने में मदद की। तारानाथ कुछ देर थमे, फिर बोले, प्रतिशोध एक आग है जो किसी ना किसी को जलाकर ही शांत होती है, लेकिन शांति और मुक्ति का रास्ता हमेशा सच्चा होता है। वहां से विदा लेते समय मैंने दिल में मातू पगली के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी आंखों के सामने अब भी लक्ष्मी की आत्मा का वो तेजस्वी चेहरा था जिसने न्याय किया और शांति पाई। उस दिन मुग्ध होकर हम अपने घर लौटे थे। बाद में ऐसे ही किसी दिन हमें पता चला था, सच में मातू पगली के कहे अनुसार बिरजाभूषण की संतान उसकी पत्नी के कोख में ही मारी गई थी। भले ही उन दोनों ने इसका कारण मान लिया था एक अमंगल परिवेश में रहने के श्राप के कारण, लेकिन एक बात जानकर बुरी लगी थी कि बिरजा की फिर कोई संतान नहीं हुई। आप सुन रहे थे कहानी विद किशोर पर तारानाथ तांत्रिक की कहानी निशी डायन। कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार व सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हां, यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए बने रहें कहानी विद किशोर पर। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।